अगर संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष को 140 सांसदों को इनके लोकसभा के अध्यक्ष सस्पेंड कर दें, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। महंगाई से लोग आत्महत्या करें, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। किसान का काला कानून पास कर दे सरकार, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। महंगाई से लोगों की कमर टूट जाए और किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। करते हम सब तो उसी में आते हैं ना। जितना विपक्ष है, ये लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तो लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर आप विपक्ष की बुराई कर रहे हो लगातार, इसके मतलब आप जनता की आवाज को सदन में नहीं उठना देना चाहते, जनता की आवाज को दबाना चाहते हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो। इसलिए आप हमारा विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगते हो, लोकतंत्र का विरोध करने लगते हो, संविधान का विरोध करने लग जाते हो। मेरे भाई ये बताइए, आप कह रहे हैं हम तुर्क और इसमें वो करना चाह रहे हैं। देखिए कितनी शिद्दत है कि तुर्क और पठान में तो आना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम समाज की कोई जाति का, समुदाय का विभाजन तो सामने आना ही नहीं चाहिए। मगर अभी जाके जोर जोर से कहेंगे कि हिंदू समाज में तो 100 विभाजन करने के लिए तैयार रहेंगे, मगर उसमें 2 का हो जाए तो कलेजा पे कैसे चा कैसा निकल जाता है, यह दिखाई पड़ रहा है। और मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा क्या था कि झारखंड में हर हाल में सोरेन वापस आ रहे हैं, और मैंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार बन रही। तो मैंने तो ईवीएम को झांककर नहीं देखा था। ये कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, बता नहीं रहा हूं। वो वीडियो कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, वो कहेगी ईवीएम पता है। संपर्क करेंगे, मैं बता दूंगा, मुझे बताने क्या चैनल के नाम भी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, मुसलमान इन्हीं को देगा, ये पहले इन्होंने तय कर लिया। 100% एससी इन्हीं को देगा, ये पहले इन्होंने तय कर लिया। अरे भैया पहले जब तय कर लेंगे तो हार। हरियाणा में भी यही मार खाई है। एब्सोल्युटली यस। जो कोटा विद इन कोटा की बात हुई, इनको ये पता ही नहीं चला कि एससी में भी एक जाति विशेष का दबदबा। और वो भी टिप्पणी आई है कि दिल्ली तक सड़क बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। संभल में विधायक आपके, सांसद आपके, वो तुर्क वर्सेस पठान वाला एंगल आया, पुलिस ने दिया। सरेआम क्या हो रहा है? कोर्ट के जजमेंट पे सवाल करना अनुराग जी बड़े कोर्ट पे करेंगे, ये आप भी मानेंगे और मैं भी। सड़कों पे नहीं आएंगे। इलेक्शन हारने के बाद सर्वे होता है तो दंगे होते हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता अनुराग जी। और अब आपके नेता कह रहे हैं कि दिल्ली तक सड़क बना रहे हैं। बाबा देखिए, तुर्क का तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे बोलने का मौका देंगे? मैं कह रहा हूं, देखिए तुर्क का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वर्क उनका जरूर नाम है जितना मैं जानता हूं। अब हम सुधांशु जी की बात का जवाब देते हैं। कमाल के सुधांशु जी हैं, कमाल की बातें करते हैं। देश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा हो जाए, जिम्मेदार कौन? समाजवादी पार्टी। अगर संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष को 140 सांसदों को इनके लोकसभा के अध्यक्ष सस्पेंड कर दें, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। महंगाई से लोग आत्महत्या करें, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। किसान का काला कानून पास कर दे सरकार, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। महंगाई से लोगों की कमर टूट जाए और किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर विदेशी नीति फेल हो रही है, अगर ये हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं कनाडा में, बांग्लादेश में, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी सुधांशु जी। तो आप सरकार में किस लिए? झुंझुना बजाने के लिए क्या सरकार में बैठे हैं? ना आप हमारे, ना विदेश में आप हमारी सुरक्षा और रक्षा कर पा रहे हैं, ना देश के अंदर में शांति बहाल कर पा रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार में इस तरह का यहां पे दंगा हो जा रहा है, पुलिस प्रशासन फेल हो जा रहा है, जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। तो क्या सत्ता पक्ष में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हैं? विपक्ष में थे तब विपक्ष का धर्म नहीं निभाते थे, तो आपको जनता कहां रखे? और आप सही कह रहे हो, आप विपक्ष का विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हो। आप व्यक्ति का नहीं, राष्ट्र का विरोध करते हो। हम सब तो उसी में आते हैं ना। जितना विपक्ष है, ये लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तो लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर आप विपक्ष की बुराई कर रहे हो लगातार, इसके मतलब आप जनता की आवाज को सदन में नहीं उठना देना चाहते, जनता की आवाज को दबाना चाहते हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो। इसलिए आप हमारा विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगते हो, लोकतंत्र का विरोध करने लगते हो, संविधान का विरोध करने लग जाते हो। यह चिंताजनक है। इसमें आप चिंता कीजिए। खाली यहां बैठने से काम नहीं चलेगा, या सरकार की वाहवाही करने के लिए मत आइए। आप बताइए वहां कैसे 4 लोगों की मौतें हो गई, किस वजह से हो गई? क्या पुलिस को नहीं पता था? क्या पुलिस ने वहां सैनिटाइज किया चारों तरफ से? क्या चारों तरफ से बैरिकेडिंग की? ड्रोन कैमरा से उन्हें पता नहीं चला यहाँ ईंट पत्थर आने वाले हैं? उन्हें ड्रोन कैमरा से पता नहीं चला कि 10-12 किलोमीटर से लोग यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं? जब तुम्हें इतना पता ही नहीं है, पुलिस प्रशासन इतना मालूम नहीं है, तो क्यों सत्ता में हो भाई? जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं रहता, उसके बाद कहते नहीं पत्थर आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई अचानक। ऐसा तो हुआ नहीं कि छूमंतर भीड़ इकट्ठी, छूमंतर पत्थर आ गए, ऐसा तो होता नहीं है भाई। इसके पहले पुलिस प्रशासन का एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? सर 30 सेकंड इनको और देने दीजिए। आप जब वहां सर्वे कराने जाते हो तो इतना सिस्टम इनका वो अंदर भरा हुआ है, थोड़ा निकला। आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? या पुलिस वालों की भी चोटें लगी, चोटें हमारे 4 लोग वहां पे बच्चे सहित भी हमारे हिंदुस्तानी हो गए। तो इसके मतलब आप क्या चाहते हो समाज के अंदर? और जिम्मेदारी लेने से बच रहे हो। जिम्मेदार कौन? खोजो कौन? तुर्क। क्या आ गया? पठान। तुर्क पठान तुर्क पठान में डिबेट को भिड़ा देना चाहते हो। आप चाहते हो हम इसको डाइवर्ट कर दें, हम जिम्मेदारी से भाग जाएं। इसी तरह से काशगंज में हुआ था, याद है आपको? चंदन गुप्ता की मौत हुई थी, कहां थे आप? उसके बाद कुछ हुआ? कहां है उसके पिताजी? अभी भी अपना न्याय मांगते घूम रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? यहां पे आपने देखा बहराइच में हमारे आपके बीच में रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हो गई, तभी पुलिस प्रशासन किसको जिम्मेदार ठहरा रहा था? तब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर समय एक्शन ले लिया होता, समय लगते उसको पकड़ लिया होता, समय लगते उसके घर वालों को पकड़ लिया होता, तो मौत नहीं होती। बाकी सारी बात सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सतीश जी बोले नहीं है। आपने एक्शन सही लिया होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन बाकी एक बात है, अगली बार जब आप स्टूडियो आएंगे, कुछ और सीखूं ना सीखूं, ये दोनों हाथ से चुटकी बजाना मुझे सिखाएंगे आप। मेरे को एक से आता है, 2 से नहीं आता, मेरे को दोनों से सिखाइएगा सुधांशु जी। और उसके बाद सरवर साहब आ रहा हूं मैं आपके भी। सुधांशु जी,
देखिए, भदौरिया जी की बात से एक बात स्पष्ट हो गई। मैंने जितने जितने विषय दिखाए थे, कांग्रेस इसकी एक्सपर्ट हो या ना हो, मगर समाजवादी पार्टी दंगे की बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। देखिए कैसे कैसे इन्होंने सूक्ष्म स्तर तक उसका विवेचन करके बताया कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से सब घटनाएं आगे बढ़ी हैं। तो कुछ शक्तियां हैं ना जिनका मनोबल भी बढ़ गया है, जिनकी ताकत भी बढ़ गई है। सिर्फ यहीं पे थोड़ी हो रहे हैं दंगे, थोड़ी हो रहे हैं। विमानों को में बम की अफवाहें भी चल रही हैं, दिल्ली के स्कूलों में बमों की अफवाहें चली हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर चीजें रखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं सब आइसोलेटेड इवेंट है, ये सारी चीजें एक साथ हैं क्योंकि देश ये समझ रहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी ताकतों का मनोबल बढ़ गया है और इस तरह की घटनाएं पिछले 4 महीने में होने लगी हैं। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो भदौरिया जी ये कहने का प्रयास करते हैं, मेरे भाई ये बताइए, आप कह रहे हैं हम तुर्क और इसमें वो करना चाह रहे हैं। देखिए कितनी शिद्दत है कि तुर्क और पठान में तो आना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम समाज की कोई जाति का समुदाय का विभाजन तो सामने आना ही नहीं चाहिए। मगर अभी जाके जोर जोर से कहेंगे कि हिंदू समाज में तो 100 विभाजन करने के लिए तैयार रहेंगे, मगर उसमें 2 का हो जाए तो कलेजा पे कैसे चाक ऐसा निकल जाता है, यह दिखाई पड़ रहा है। और मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा भदौरिया जी, आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि सर्वाधिक दंगे, सर्वाधिक कानूनी अव्यवस्था हुई है तो आप यही दौरे हुकूमत में हुई है। माफियाओं और दंगाइयों के साथ अगर किसी पार्टी का संबंध रहा है तो ये मैं दर्शकों को याद दिला रहा हूं, मैंने नारा नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी नारा नहीं लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, यह बहन जी का नारा था। और जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा, यह स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने बोला था। तो ये 2 मैंने गैर भाजपाई नेताओं के और जो शीर्षस्थ नेता थे अपनी पार्टियों के उदाहरण बता दिया है। इसलिए आपकी कितनी भी प्रकार की बातें, मुझे लगता है आपके चेहरे पर लगे नकाब को जनता समझ चुकी है। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, आ रहा हूं। सरवर साहब बोले नहीं, सरवर साहब उत्तर प्रदेश में हुआ ये तुर्क वर्सेस पठान, लेकिन ये इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले होता है तो कुछ नहीं होता। वही लोग होते हैं शांति से निकल जाते हैं, सब कुछ शांति से होता है प्रक्रिया, रिजल्ट आ जाता है सपा 7-2 से हार जाए, ये कैसे? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे विषय में अभी आपने भी समझा नहीं कि मेरी नज़र कहाँ कहाँ रहती है, और कई लोग आपके स्टूडियो में समझा दीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ एक नई बात। 2 पत्रकार हैं, कई पत्रकार और आते हैं मेरे विषय में, कभी आपने नहीं जाना होगा कि मैं भी पत्रकार भी हूं। अच्छा, ये तो कभी जाना ही नहीं होगा। और अभी परिणाम से पहले मैंने 5 इंटरव्यू दिए हैं और खुद स्टोरी बनाए हैं। बहुत अच्छा। और मैंने उस इंटरव्यू में साफ शब्दों में कह दिया था कि परिणाम ये इन जगहों पर आ रहे हैं। मैंने दावा किया है, मैं चैनल का नाम यहां पर नहीं बताऊंगा, मैंने दावा किया था कि झारखंड में हर हाल में सोरेन वापस आ रहे हैं, और मैंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार बन रही है। तो मैंने तो ईवीएम को झांक कर नहीं देखा था। ये कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूं। वो वीडियो जब कांग्रेस को मत बता दीजिएगा, वो कहेगी ईवीएम का था। अगर संपर्क करेंगे मैं बता दूंगा, मुझे बताने में क्या लगता है चैनल के नाम भी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, मेरे साथ कुछ साथी रहते हैं जो जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर कई धरने किए। हर प्रोटेस्ट में मैं उनके साथ रहता हूं, ज्यों ईवीएम का धरना होता मैं अलग हो जाता हूं। इसके प्रमाण हमारे साथ रहने वाले जानते हैं। मेरा शुरू से यह मानना रहा कि खराबी अगर दिमाग में है तो आप ईवीएम को आरोप न लगाएं। ये जितने दल हैं जो आरोप लगाने वाले लाइन में हैं, मैं इनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कभी अगर मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि जमीन पर आप नहीं हैं। आप जमीन पर जाकर देखिए कि आप कहां खड़े हैं। जो माइंडसेट है पब्लिक का, उसमें आप कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। जो मतलब जनता क्या चाह रही है, कैसा नेता उसे चाहिए, आपने ये बात जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। आप बंद कमरे में प्लान बनाते हैं। आपके यहाँ खादी का कुर्ता ऐसा है जिसका क्रीज टूटता ही नहीं है, वो ऐसे चलते हैं। हाँ, ये वाला गजब आया। जी। तो जब 5 स्टार कल्चर में आप रहकर पॉलिटिक्स करेंगे तो आम जनों के बीच, झुग्गी झोपड़ी के बीच, वो गरीब लोगों के बीच, डाउन सेक्शन में ये नहीं है साहब। ये समझाने का तरीका है कि भैया मैं ग्राउंड की बात बता, एसी से बाहर निकलो, इलेक्शन एसी में जीत के इलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, वो इतनी यात्राएं कर रहे हैं, में भी नहीं होगा। देखिए डाउन, आपको ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा। झुग्गी झोपड़ी नाले के किनारे बसे लोग, उनकी क्या जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, क्या मन में उनके प्लानिंग है, वो भी कुछ देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए सोचते हैं। आप वो चीज समझते नहीं है। भाजपा काम क्या कर रही नहीं कर रही मुझे नहीं मतलब, लेकिन भाजपा में एक अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टीमें बनी हुई है, वो पहुंच जाते हैं वहां तक, वो वोट ले आते हैं वहां से। अब ये बोलते हैं ईवीएम खराब है। इनको पहले से लिस्ट इन्होंने बनाया, अनुराग जी आ रहा हूं, कास्ट हम मैंने भाजपा को देगा, बनिया भाजपा को देगा, पूरा भारत जो है वो कांग्रेस को देगा या सपा को देगा। इन्होंने मन में ही तय कर लिया, ये अपने आप ही तय कर लेते हैं। 100% मुसलमान इन्हीं को देगा, ये पहले इन्होंने तय कर लिया। 100% एससी इन्हीं को देगा, ये पहले इन्होंने तय कर लिया। अरे भैया, पहले जब तय कर लेंगे तो हार तय। हरियाणा में भी यही मार खाई है। एब्सोल्युटली यस। जो कोटा विदिन कोटा की बात हुई, इनको ये पता ही नहीं चला कि एससी में भी एक जाति विशेष का दबदबा है, और ओबीसी में भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, मुट्ठी भर चंद जातियां हैं जो अगली पंक्ति में खड़े वो सब लूट ले रहे हैं। कम से कम पॉलिटिकल शेयर तो 100% लूट ही रहे हैं, ये तो तय।
अब जो एससी की अन्य जातियां हैं और ओबीसी की अन्य जातियां हैं वो कहां जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया और फोकस किया उन्हीं जातियों पर हरियाणा में और वो सफल हो गए उसमें। तो ये जो प्लान बनाते हैं इनकी कमी है, उसको ईवीएम पर ठिकरा पड़ता है। आ रहा हूं, रिलैक्स। 10 सेकंड। ईवीएम से पहले बैलेट पेपर का चुनाव होता था। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं अपने उस होश में जब वोट डालता था तो मैं सुनता था बूथ लूट लिया जी, बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया जी, छाप रहा है बंद करके जी, गन पॉइंट पर वोटिंग हो रहा है जी। तब कौन सा ईवीएम था साहब? तो ये जो परंपरा है, वो TN सेशन के बाद सुधार आते आते अब सुधार आया और फिर ईवीएम आया। देखिए त्रुटियां, गड़बड़ियां और प्रभाव का असर ये स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है, सत्ता होती है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आप टोटल उसी पर डाल देंगे ये कतई नहीं। वोट होता है, अगर वोट होता है तो फिर वोट निकलता है ईवीएम में।